नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेमचंद जी के गोदान में। मैं रचना वंशी आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ और मैंने अब तक आपको 61 अध्याय पढ़कर सुना दिए हैं। आज मैं आपको 62 यानी 62वां अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी। 61वें अध्याय में आपने सुना था कि गांव में एक बड़ा सनसनीखेज मामला हो गया था। दातादीन का पुत्र जो मातादीन है, उसने सिलिया चमारन को अपने घर में रखा था। उस टाइम का लिव इन था वो। और सिलिया के जब माता पिता उसको लेने आए खेतों पर, तो काफी वहां पे बहुत गर्मा गर्मी हो गई। बल्कि मातादीन को के साथ उन्होंने हाथापाई की और ये कहा कि तुम अगर ब्राह्मण नहीं हमें बना सकते तो हम तुम्हें चमार बना देंगे। और इस तरह कहते हुए उन्होंने हड्डी और मांस जो है उसको जबरदस्ती खिलाया मातादीन को। और ये सब चला प्रसंग। 61वें अध्याय में मैंने आपको ये सुनाया था कि मातादीन बहुत, चूंकि सार्वजनिक तौर पे बहुत अपमान हो गया मातादीन का। सबने देखा कि उसने न केवल सिलिया के परिवार से गालियां खाई, बल्कि हड्डी और मांस वगैरह ये भी उसके मुंह में डाला गया। तो उस समय के अनुसार ये बहुत ही बड़ी चीज हो गई और इसको कहा गया कि धर्म भ्रष्ट कर दिया सिलिया के घर वालों ने मातादीन का, गुस्से में। और उसके बाद ये हुआ कि मातादीन ने बहुत ही अपमानित करते हुए सिलिया को कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। सिलिया बहुत असहाय सी खड़ी है वहां पे, पूरा दृश्य देख रही थी और उसने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये हुआ कि जब मातादीन ने भी उसको कहा कि मैं अब तुम्हें नहीं रखूंगा, और दातादीन ने जो काफी दिनों से ये चाहते थे, फाइनली इस तरीके से इस कथा का इस तरीके से पटाक्षेप होगा ये दातादीन को भी नहीं पता था। लेकिन जो वो चाहते थे वो हो गया, क्योंकि मातादीन ने सार्वजनिक तौर पे सिलिया को अपनाने से इनकार कर दिया। वहां पर ये सारा दृश्य देख रहे थे होरी और धनिया। और जैसा कि हम लगातार देखते आए हैं कि बहुत गरीबी की हालत है दोनों की, इस परिवार की, होरी की। उनके अपने बहुत सारे मसले हैं। उनका खुद का बेटा चला गया है, गांव छोड़कर शहर चला गया है। उनके अपने घर में बहुत गुर्बतें हैं। उनकी गाय चली गई है। लेकिन वो दोनों दंपति जो है वो ऐसे दिखाए हैं, ऐसे उकेरे हैं प्रेमचंद जी ने कि वो बहुत सहृदय हैं। स्पेशली जो विशेषतः होरी जो है वो, उसका दिल बहुत बड़ा है, दयालु है वो। बस उसकी इतनी सी जो सीमा है जो रेखांकित करते हैं प्रेमचंद जी, कि धनिया जो है वो किसी सीमा को नहीं मानती है। बहुत स्पष्टवादी महिला है। उसको पता होता है कि क्या नब्ज पकड़ती है वो चीजों की, और बहुत खुले तौर पे, बहुत स्पष्ट तौर पे, और कई बार बहुत रूडली, जिसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कड़वे तरीके से उसको व्यक्त कर देती है। लेकिन वो सही बात को, मतलब शी कॉल स्पेड स्पेड वाली महिला है वो। जो होता है वो वही कहती है, किसी से डरती नहीं है। हालांकि उसके नुकसान भी हो जाते हैं इसमें, लेकिन होरी जो है वो दिल का बड़ा है। और चूंकि पुरुष है तो वो दुनियादारी समझता है और समझाने की कोशिश भी करता है धनिया को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और यहाँ पर भी 61वें अध्याय में हमने देखा कि जब सिलिया असहाय हो गई और उनको लगा कि अब उसे कोई अपनाएगा नहीं, परिवार चला गया, मातादीन ने मना कर दिया, होरी और धनिया आते हैं फिर से और उससे कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तू घबरा नहीं बेटी, हम तुझे अपने घर ले चलते हैं। धनिया ये बात कहती है तो होरी धीरे से कहता है कि सुनो, तुम ब्राह्मणों से पंगा ले रही हो। तो वो कहते हैं कि, फिर वो सुना देती है 10 बातें कि ये जब मातादीन इसको रख रहा था तब जो है इसका कोई धर्म नहीं है, इसका भी तो धर्म भ्रष्ट हुआ, वो अपनी जाति से बाहर निकल गई। और जब मर्दों के तरफ से कुछ होता है तब तो पूरा समाज चुप रहता है, जब महिलाओं की तरफ से कुछ हो जाता है तो उसका जो है डंका पीटा जाता है। कुल मिला के धनिया फिर जो है समाज को एक तरीके से पूरा आईना दिखाते हुए अपने शब्दों से और पूरी दबंगई से सिलिया को अपने घर ले जाने की बात करती है और लेके जाते हैं वो लोग आगे। आज 62वां अध्याय है। इसमें मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि अब सोना के शादी विवाह की बातें होगी, जो इनकी बड़ी बेटी है होरी और धनिया की। तो अब वो सुनते हैं। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से काबू नहीं चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 200-250 तो लग ही जाएंगे।
झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा सा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर्ग नहीं मिल पा रहा था। आपको याद होगा कि झुनिया आ गई थी, होरी जो है वो उसको अपने घर छोड़ गया था और चला गया था। हालांकि अब दोनों जो है साथ में रह रहे हैं शहर में, लेकिन ये उस समय की बात लिखी है कि उसके आ जाने की वजह से एक एपिसोड ऐसा हो गया उनके घर में कि अब जो है विवाह सोना का मुश्किल हो रहा था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दीन का आधा साजा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज नहीं लग पाया था और लगान देना पड़ा सो अलग। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने से और ऊख दीमक लग जाने के कारण खराब हो गई। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी, ऊख भी खूब हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपए हाथ आ जाए तो कन्या ऋण से उद्धार हो जाएगा। अगर गोबर 100 रुपए की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपए होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू साहब दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न पड़ सकते थे, मतलब उनके रुपए की कोई हानि नहीं होगी, ऐसा उन्हें लग रहा था। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द नहीं भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी नहीं लेना चाहती थी और किसी तरीके से भी नहीं लेना चाहती थी। धनिया जो है, आप देखिए कि एक बहुत ही स्वाभिमानी महिला के तौर पे उसका चरित्र जो है वो बहुत, आप देखें कि अगर पूरे उपन्यास में सबसे ज्यादा रीढ़ वाला अगर कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ा अव्यवहारिक भी माना गया है, वो है धनिया। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कौन लगता है? आपका प्रिय पात्र कौन सा है उपन्यास में? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि अब हम लोग जो है बिल्कुल समाप्ति की तरफ हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा ये तो बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता तो तुम क्या करते? अब वही करो। होरी की जुबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। धनिया ने जान बचाई, ये सोचना मर्दों का काम है। शी इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू अकेली होती, तब तू क्या करती? कर वही। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुश कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला नहीं था। कुश कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था, लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़े। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से तो उसका हेलमेल है। कुश कन्या देकर वह किसको मुंह दिखाएगा? कुश कन्या है कि बिल्कुल एक कुश के साथ, जो घास को कुश कहा जाता है, उसका तिनका दे करके, यानी बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं कि 1 रुपए में शादी करना, ये वही है कि बिना किसी दहेज के केवल कुश का संकल्प लेकर कन्या को ब्याह दिया जाए तो उसको कुश कन्या विवाह कहा जाता है। इससे तो मर जाना अच्छा है कुश कन्या विवाह से। और वह क्यों दे कुश कन्या? पेड़ पालो है, जमीन और साख भी है। पेड़ है, जमीन है, साख है, और वह अगर 1 बीघा बेच भी दे तो 100 मिल जाएंगे। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से प्यारी होती है और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच देगा तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बहस में गुजर गए। होरी कुछ फैसला नहीं कर पाया। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झुंगरी, पटेश्वरी, नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे, यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे और अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते थे। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भांग पीते और छैला बने घूमते रहते थे। वो दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते थे और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वो निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती थी। देख देखकर होरी का तो खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हैं। एक दिन तीनों उसी कुएं पे नहाने पहुंचे जहां होरी सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून खौल गया। उसी सांझ वे दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना लेके बैठी रही। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिस पर उसके रुपए ना आते हो। यहाँ तक कि झिंगुरू सिंह के पर भी उसके 20 रुपए बनते थे, लेकिन कोई देने का नाम नहीं ले रहा था। बेचारी रुपए कहाँ से लाए? होरी ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाभी बड़ा पुत्र होगा, तुम रुपए न दोगी, मेरे गले में फांस डाल दोगी। झुंगरी और पटेश्वरी मेरे खेतों पे दाव लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही निशानी है। निकल गई तो मैं कहाँ जाऊंगा?
एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है, और मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छू के कहती हूँ, तुम इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊं तो जिसने वे लिया वो देता नहीं है, और मैं क्या करूं? तुम कोई गैर तो हो नहीं, सोना भी मेरी लड़की है, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं? उसकी घरवालों से मांगो, उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार है। शोभा भी देखने में सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं चाहता, और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं। कहाँ है, कहाँ से दें? सबकी दशा देख रही हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगी, कुछ नहीं है, मरजात तो है। फिर कनफुसकियों से बोली, पटेश्वरी, लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाता है। तीनों का यही हाल है, इनसे चौकस रहना। वो शहरी हो गए हैं, गांव का भाईचारा कुछ नहीं समझते। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुला के विदा कर दिया। कहाँ तक कोई पहरा देगा? होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखटते? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पे आते थे, मगर मैंने कभी नहीं ताका। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, ये तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परस जाती है, तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से न तकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता रहता था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े अंतर्जामी बन रहे हो। तुम्हें बार बार मंडराते देखकर मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बांके जवान हो। तो अभी देवर भाभी का हास परिहास चल रहा है। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया तो ये परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेके चला गया तो दुलारी ने फिर से कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देखा कैसे रहता है, कुछ साइट भी मिल जाएगी। होरी निराश मन से बोला, वो कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना मैं कहाँ चला जाऊं? तो घर में रहना अपाड़ कर दें, उनका स्वभाव तो जानती ही हो। दुलारी ने कटाक्ष करके पूछा, तुम तो मेहरिया के गुलाम हो गए हो होरी, तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने तो लिखा लिया होता सच में। तो अब क्या बिगड़ा है, लिखा लो। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूं। तब धनिया से कुछ ना बोलोगे? नहीं, कसम खाओ, कसम खाता हूं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए, भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींच कर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ के ले लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं, कहते हैं इस गांव से निकाल के नहीं छोड़ा तो वो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल कर बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है तो मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी चले गए हैं, वहां एक नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है तब प्रायश्चित कराता है। भला पूछो, ऐसा कहीं अंधेर हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई नहीं पिएगा, चाहे तुम कितना भी प्रायश्चित कर लो। होरी यहां से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया, सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। अब जो है ये अगला प्रसंग मैं आपको बाद में सुनाऊंगी अगले उसमें, क्योंकि अब मैं देख रही हूं कि ये सब कुछ होरी जो है अपने स्तर से करके आ गए हैं, अपने भाई को भी सगाई का न्योता वगैरह देने आ गए हैं। अब जो है घर वालों से, स्पेशली धनिया से उसका साबका पड़ेगा। और आप तो जानते ही हैं, पूरा उपन्यास हम लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। धनिया की बिना इजाजत मतलब उसको ऐसा लगता है होरी को कि वो अपने स्तर से सब कर लेता है, सारे निर्णय ले देता है, लेकिन धनिया का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उसकी बिना सर्वसम्मति के, उसकी सहमति के बिना होरी कुछ कर नहीं पाएगा। मैं यही देख रही हूँ कि वो जब आ गया है तो आगे के पृष्ठों में लिखा हुआ है कि धनिया से क्या बातचीत हुई, सोना से क्या बातचीत हुई, सिलिया के बारे में क्या बातचीत हुई। तो वो एक अलग प्रसंग रहेगा कि सगाई के इस एक तरफा लिए गए निर्णय पर धनिया किस तरीके से रिएक्ट करती है और घर में क्या कुछ होता है, वो मैं आपको अगले 63वें अध्याय में सुनाऊंगी। अभी आप बने रहिए
प्रेमचंद जी के साथ और गोदान के साथ और रचना बंशी के साथ। चलती हूँ, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।